हम सबको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए, समस्या आई क्यों। विधायक हैं, हमारे चुने हुए एमपीज हैं, जिम्मेदारी है कि असेंबली के सेशंस में हमारे मुख्यमंत्री को जाके खड़ा सवाल पूछे कि तुम मुख्यमंत्री होते हुए इतने बच्चे रास्ते पे हैं, इतनी माँ बाप बूढ़े रास्ते पे हैं, और चीफ मिनिस्टर का ये दायित्व है इसके ऊपर एक एक्शन प्लान तैयार करना और इमीडिएटली उन सबको, अगर किसी को घर नहीं है तो घर। हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो एमपीज हैं, ये क्यों ऐसे हमको मूर्ख बनाते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश आने के बाद भी जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रही है, मुख्यमंत्री को खत लिख रही है। तुम जो नशे में डूबे हैं, धर्म के, मंदिर के, मस्जिद के, उससे बाहर आओ। सबसे पहला तो ये दायित्व उन्हीं का ही था। मैं जब वहां पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि ये दायित्व उन्हीं का ही था कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और बिना उनको अल्टरनेट निवास दे के एक अमानवीय तरीके से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी माँ उसकी इजाजत नहीं देती, उल्टी माँ हमारी बोलती है कि उसको पहले छत दो। स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण है। वो कह रहे हैं यहाँ पे लागू नहीं होता, वो लागू नहीं होता तो कुछ दूसरा करो। तुम एमएलए है, तुम लागू करने के लिए क्या करना चाहिए वो करने वाले लोग तुम हैं। हमारे पास आने के पहले तो काम उन्हीं का ही था, बट बहुत ही मेरे को भी आश्चर्य लगा। वो सब एक मैसेज घूम रहा है, ये एमएलए अभी मिनिस्टर से जाके बैठ के काम करेगी, इनका पुनर्वास हो। लेकिन वही अगर पुनर्वास करने के बाद डिमोलिशन करने का काम एक्चुअली आपका था, वो करते तो हम भी बहुत खुश होते। यस, इस संविधान के तहत आपके पास जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी आपने बहुत अच्छी तरह से निभाई, लेकिन आप जो मूर्ख बनाने का आज तक काम किया है लोगों को, आज वही काम आज ये निर्देश के बाद मुख्यमंत्री के पास जाके बैठक करने से लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वो हमने आपको चुन के, एमएलए चुन के वो अधिकार दिया हुआ है कि ऐसे निकम में आमदार, ऐसे निकम में खासदार अगर हमारे लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में कोई जागरूक नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कोई भी एक आदमी यहाँ पे अगर ऐसा है कि जिसको ये संविधान अच्छी तरह से समझता है, तो वो आदमी उस लोगों के मौलिक अधिकार के लिए उस व्यवस्था को हमारे न्यायालय के कटघरे में खड़ा करे और उनको सवाल करे कि इनका क्या कर रहे बताओ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। वो मुद्दा जो इस समय वसई तालुके में सबसे ज्यादा गर्म है, अगर हम ये कहें कि महाराष्ट्र के कई जगह पर इसकी चर्चा है तो वो कम नहीं होगा। खासकर 41 इमारतों का मुद्दा जहां पर हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और उस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद थोड़ा कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उन बेघरों की आवाज बनकर उभरे वरिष्ठ अधिवक्ता विजय कुर्ले, उन्होंने हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर किया गया। चेतन भोईर वसई के हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने डाला। उसके बाद उन्होंने अच्छी बहस की, जिसके बाद 6 मार्च तक का समय राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है। इस संपूर्ण विषय पर विस्तार तरीके से, और खासकर उन लोगों के लिए जो हजारों लोग वहां पर रहते हैं, बेघर हुए हैं, वो इस पूरे समाचार को ध्यान से देखें, क्योंकि उस शख्स से हम बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने उनकी आवाज बनकर वहां वो बहस कर रहे हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के संविधान की ताकत के साथ में वो वहां पर खड़े हैं। विजय कुर्ले जी, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। जागरूकता के नाते भी ये संपूर्ण समाचार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते विजय जी, ये पहले तो एक सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि बात बताई जा रही थी, ऐसे में आपके अंदर क्यों ललक हुई कि आइए इन लोगों के लिए लड़ाई लड़ाई जाए। देखिए, ये लड़ाई लड़ते वक्त 2 बहुत बड़े इश्यूज मेरे सामने थे। एक तो इन सब लोगों का मौलिक अधिकार का रक्षण करना, और दूसरा इन लोगों का हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर जो विश्वास उठ गया था उसको पुनर्स्थापित करना, उसको रिस्टोर करना। देखिए, आपने अभी बोला कि संविधान के तहत ये लड़ाई मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हम सबको एक चीज़ सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए कि ये समस्या आई क्यों। ये समस्या आने का एक कारण है कि हम सब लोग, कोई भी मज़हब के हो, कोई भी धर्म के हो, हम ये धर्म, मंदिर, मस्जिद के नशा में इतने डूबे हैं, और इस नशा में हमारी एक माँ है, उस माँ का नाम है संविधान। और ये संविधान कोई माँ से कम नहीं है। जो गुण माँ के होते हैं वो हर एक गुण इस संविधान में है, और वैसी जिम्मेदारी ये संविधान, ये माँ ने अपने बच्चों के ऊपर दे के रखी है। वो बच्चे कौन हैं? वो बच्चे हैं लेजिस्लेचर, वो बच्चे हैं एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स, वो बच्चे हैं हमारे न्यायाधीश और न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं। तो हमारा यही माँ के आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 के तहत इस माँ ने हम देशवासियों को
एक निर्देश दे के रखा है, एक आदेश दे के रखा है। इस देश में कुछ भी हो, तुम जो करना है जाओ, चांद पे जाओ, मंगल पे जाओ, और कहीं कहीं पे जाना है जाओ, बड़े बड़े प्लेन उड़ाओ, या जो भी करना है आप करो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसका ख्याल इस देश को चुनी हुई सरकार को करना है। उसमें से आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास, बिजली, पानी और ट्रांसपोर्टेशन। ये सब जो चीज़ें हैं ये मौलिक अधिकार में आते हैं, जिसका प्रोटेक्शन हमारे माँ ने आर्टिकल 21 में किया है। और ये माँ ने संरक्षण करते वक्त हमारे चुने हुए सरकार को एक जिम्मेदारी दे के रखी है कि कुछ भी हालत में ये सब चीज़ों का रक्षा आपको करनी है, हर एक इंसान को, वो गरीब से गरीब कितना भी गरीब हो, बस उसका एक ही रिक्वायरमेंट है कि वो 8 घंटे 12 घंटे इस देश उसको जो प्रामाणिकता से काम करने की जिम्मेदारी देगा वो प्रामाणिकता से करे। वो कहीं चोरी चप्पटी ना करे, कहीं खून बलात्कार ना करे। अगर वैसा कुछ करता है तो उसकी जगह जेल में होगी, लेकिन अगर वो बाहर अच्छी तरह से मेहनत कर रहा है तो इस माँ ने एक निर्देश दे के रखा है, संविधान ने निर्देश रखा है कि ये 4 चीज़ें ये चुनी हुई सरकार ने ही करना है। और सरकार अगर नहीं कर रही है, उसकी बेफिक्रपना अगर है उसमें, अगर बेफिक्री कर रहे हैं, तो हमारे जो चुने हुए MLAs हैं, विधायक हैं, हमारे चुने हुए MPs हैं, खासदार हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि वो असेंबली के सेशंस में, विधिमंडल के सेशंस में हमारे मुख्यमंत्री को जाके खड़ा सवाल पूछे कि तुम मुख्यमंत्री होते हुए इतने बच्चे रास्ते पे हैं, इतनी माँ बाप बूढ़े रास्ते पे हैं, इतने छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वुमन, मैं जो देखा हाल वहां पे, ये सब रास्ते पे हैं, तो वो सेशन में जाके चीफ मिनिस्टर को सवाल करे। और चीफ मिनिस्टर का ये दायित्व है कि इमीडिएटली सच्ची में ऐसी कुछ घटना मेरे राज्य में अगर हो रही है तो उसका वही के प्रशासन के थ्रू उसका एक लेखा जोखा लेना, उसका एक रिपोर्ट्स लेना, अहवाल लेना, और उसके ऊपर एक एक्शन प्लान तैयार करना। और इमीडिएटली उन सबको, अगर किसी को घर नहीं है तो घर, कोई बच्चा अगर शिक्षा से दूर है तो शिक्षा, किसी का अगर बीमारी है तो बीमारी, बिजली है, पानी है, ये सब चीजें वो चीफ मिनिस्टर की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वो हम शासकीय स्तर पे उसको क्लियर करने। मगर लेकिन यहाँ के जो नाला सोपारा के आमदार हैं, हालांकि वसई के आमदार तो अभी इस पर एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया, कल खैर मुख्यमंत्री का पत्र देने गई थी जब आपने मेहनत की और हाईकोर्ट से वो आदेश आया उसके बाद, लेकिन उनका कहना ऐसा है, नाला सोपारा के आमदार का, इस कोर्ट के निर्णय से पहले उनका रोना था, वहां पे लोगों के बीच में गए, उन्होंने आंसू बहाया और कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है, इसमें मैं नहीं, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कह सकता। अगर आप ये कहते हैं, उन लोगों से कहा, अगर आप ये कहते हैं कि आपके वोट की वजह से मैं जीत कर आया तो मैं आज इस्तीफा देता हूं, अगर मेरे इस्तीफा देने से आपका बचता है तो बताइए। इस तरह की बातें थी उनकी। तो इस पर देखो, यही है कि हमारे जो विधायक हैं या हमारे जो MPs हैं, ये क्यों ऐसे हमको मूर्ख बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम खुद ने, हमारे प्रति उनकी जिम्मेदारी क्या है हमने ना कभी समझा, ना कभी समझने की कोशिश की खुद, और इसके वजह से ये हम सबको मूर्ख बना रहे हैं। अभी वही MLA, वही आमदार, ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश आने के बाद अभी जाके मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रही है, मुख्यमंत्री को खत लिख रही है। तो मैं यही हम एक्चुअली मैं इसलिए ये मुद्दा लिया हूं कि उनका रिहैबिलिटेशन करना, ये तो मेरा एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको एक समझ के लेना है, सबको एक जागरूक करना है कि हमारी माँ है, उसका नाम संविधान है, उसका जरा ख्याल करना सीखो। वो क्या है वो जरा देखो। तुम जो नशे में डूबे हैं, धर्म के, मंदिर के, मस्जिद के, उससे बाहर आओ। और इस हमारे माँ ने जो हमारे सामने परोसा है, वो क्या परोसा है और उसको खाके हमको कैसे सुदृढ़ रहना इस देश में, ये जरा समझ के लो। तो अभी जैसे ही निर्देश, सबसे पहला तो ये दायित्व उन्हीं का ही था। मैं जब वहां पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि ये दायित्व उन्हीं का ही था कि भाई हमारे राज्य में मुख्यमंत्री, ये क्या चल रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और बिना उनको अल्टरनेट निवास दे के एक अमानवीय तरीके से, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी माँ उसकी इजाजत नहीं देती, उल्टी माँ हमारी बोलती है कि उसको पहले छत दो, उसके बाद फिर उसको अनधिकृत है क्या है उससे बाहर निकालना है, वो सब करना है करो। और हमारे राज्य में वैसे कानून भी तो है।
स्लम रिहैबिलिटेशन एक्ट एक बहुत बड़ा उसका उदाहरण है। वो कह रहे हैं यहाँ पे लागू नहीं होता। वो लागू नहीं होता तो कुछ दूसरा करो। तुम एमएलए हैं, तुम लागू करने के लिए क्या करना चाहिए वो करने वाले लोग तुम हैं। तुम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे लागू नहीं होता। अगर कुछ चीजें यहाँ पे लागू नहीं होती तो हमारे आपके हाथ में जिम्मेदारी है कि उस चीजों को बने कि जो यहाँ पे चीजें लागू हो जाए। वो तुम है, वो हमने आपको चुन के एमएलए चुन के वो अधिकार दिया हुआ है, उसके लिए तुम विधिमंडल में आओ। लेकिन क्या है, हमारी व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, हमारी संविधान बहुत जबरदस्त है। हम शुक्रगुजार है उस बाबा साहब अम्बेडकर उनकी पूरी टीम को कि ऐसा संविधान हमको दिया है कि ऐसे निकम्मे आमदार, ऐसे निकम्मे खासदार अगर हमारे लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में कोई जागरूक नहीं है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो कोई भी एक आदमी यहाँ पे अगर ऐसा है कि जिसको ये संविधान अच्छी तरह से समझता है तो वो आदमी उस लोगों के मौलिक अधिकार के लिए उस व्यवस्था को हमारे न्यायालय के कटघरे में खड़ा करे और उनको सवाल करे कि इनका क्या कर रहे बताओ। वही काम हमने वहां पे जाके किया है। अच्छा, जिस तरीके से अभी और उस हिसाब से माननीय उच्च न्यायालय ने अभी स्टेट को आप निर्देश दिए हुए हैं कि इनका कैसे रिहैबिलिटेशन कर रहे हो, हमको जल्द से जल्द 3 हफ्ते में अंदर बताओ। अगर समझो ये बताने में नाकाम रहेंगे, वैसे भी वो अगर बताने में नाकाम रहेंगे तो हमारे उच्च न्यायालय के पास महासंविधान ने पावर देके रखी है कि संविधान उनको निर्देश देगा कि इनको कैसे रिहैबिलिट करना है। फिर ये न्यायालय के आदेश का पालन करके उनको रिहैबिलिटेशन करना। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी तक की इनकी भूमिका है, खासकर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के स्थानीय, अगर मान लिया उसमें से कुछ पेज निकालते हैं कि इस आधार पर रिहैब नहीं कर पाएंगे या जगह का शॉर्टेज है, तमाम तरह की बातें बोलते हैं या महानगर पालिका बोलते हैं कि ऐसा प्रावधान हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में अगर वो वहाँ जाते हैं तो क्या इनको रिहैब होना मुश्किल हो जाएगा? तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टमटमा बना रहे इस देश के सामने पूरे, वो क्या है फिर? ये $5 ट्रिलियन किसके लिए? अंबानी के लिए, अडानी के लिए? सबसे पहले ये बच्चों के लिए है, सबसे पहले ये जिनको इन्होंने बेघर किया उनके लिए है। तुम खुद बोल रहे हो कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है, तो ये 5 ट्रिलियन कहां जा रहा है? ये 5 ट्रिलियन अगर बन भी रहा है तो उसी लोगों के खून पसीने से बन रहा है, वो जो 8, 12, 15 घंटे काम कर रहे हैं, जो उसी घर में रह रहे थे। तो सबसे पहले उनके मौलिक अधिकार का चिंता करना है, मौलिक अधिकार उनके वहां पे कैसे साबित रहे, वो कैसे प्रोटेक्ट रहे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से उनको देखना है। उसके बाद बाकी की चीजें हैं। तो तुम ही तो बोल रहे हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किसके लिए है? हमारे संविधान ने मार्गदर्शक निर्देश दिए हुए हैं, उसके तहत ये सब काम करना है और उसमें ये सब 5 चीजें पहले सरकार को हर एक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार के तहत उनको बचाना है, उनका प्रोटेक्ट करना उनका दायित्व है, उसका संवैधानिक दायित्व है। वो नहीं कर रहे। हम जैसे जो सिपाही हैं इस संविधान के, हम जो बच्चे हैं, जो मां ने हमको बता के रखा है कि ऐसे निकम्मे लोगों को तुम न्यायालय में खड़े करना, वही काम हम आज कर रहे हैं और उसे करवा के। आपको लगता नहीं है केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में सरकार उनकी है, पालक मंत्री उनका है, खासदार उनका है, एमएलए उनका है, आपको डर नहीं लगता इस तरीके से बेबाकी से आप बोलते हैं एक सरकार के विरुद्ध? डर क्या लगता है? हम अगर कोई सामने रावण दिख रहा है तो हमें राम बनना पड़ेगा। आज हमारे देश में रावण है, राम नहीं है। राम के नाम पे रावण का काम चल रहा है, वो तो कह रहे दिन दहाड़े चल रहा है। वो तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। कौन सा? यही राम राज्य, ये राम राज्य? अरे वो अच्छा है, फिर कांग्रेस वालों ने एसआरए बनाया, माड़ा बनाया, जो सरकारी खासगी जमीन के अंदर घुस के मकान बनाया है उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया। और ये तो यहां पे लोग अपने खून पसीने से कमाए हुए पैसे से खरीदे हुए घर हैं। तो बेहतर है वो कांग्रेस ने जो हमारे यहां पे व्यवस्था बनाई और हमने राम ने, इसलिए ये बोलना पड़ेगा आज हम खुद लोगों ने राम को बाहर कर दिया और रावण को हमारे माथे पे बिठा के रखा है। ये हालत आज देश में है। मतलब ये डर लगता है? डर क्यों? डर अगर डर लगने की बात है तो हम हमारे छत्रपति शिवाजी के वंशज नहीं है। अच्छा। हम नहीं बोल सकते, हम निकम्मे हैं, हम उनका नाम नहीं ले सकते, हम लायक नहीं उनका नाम लेने के। हम बाबा साहब आम्बेडकर के वारिस नहीं है। अगर हम समझते हैं कि हमको डर हमें डर लगता है या करता है, ये डर का कोई माहौल नहीं है। तुम समाज के लिए काम करो, कोई डर निस्वार्थ भाव से करते हैं तो वो एक सॉवरेन पावर है, आपको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करती है। हम उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। विजय कुंडली इनकी लड़ाई कितनी लंबे समय तक लड़ेंगे? नहीं, इनकी लड़ाई तो लंबे समय तक बोले तो ये उनका मौलिक अधिकार है, उसका प्रोटेक्शन है। वो प्रोटेक्शन को लेकर जो कानून जब संविधानिक लड़ाई है हम न्यायालय में लड़ते रहेंगे। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे, ये एक मामला है इधर भी जाने का ये था बिकॉज हमारे पास जो वीडियोस आ रहे थे और मेरे जो साथी हैं यहाँ पे
चेतन भोईर जी वसई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया, यहाँ के कुछ और पॉलिटिकल कम्युनिटी के लोग भी हैं, उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी दो चीज़ें उसमें मैं जब उन लोगों को पूछा कि क्या करना है आपको, न्यायालय में हम जाके वापस एक संविधान के ये प्रावधान के तहत अपन अपना पुनर्निर्वाचन कर सकते हैं, तो उनका स्ट्रेट अवे ये बात थी कि दोनों न्यायालय पे हम गए, मुंबई उच्च न्यायालय पे पास भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन जैसे हमारी अपेक्षा थी वैसा काम नहीं हुआ, हमारा न्यायालय पे अभी विश्वास रहा नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात मेरे लिए थी कि ये जो न्याय व्यवस्था के ऊपर जो लोगों का विश्वास जा रहा था, उड़ रहा था, उसको भी पुनर्स्थापित करना मेरे लिए बहुत ही एक जिम्मेदार नागरिक के तहत मेरा एक कर्तृत्व था, मेरा एक ड्यूटी थी। इसलिए मैं वहां पे वो आए ना आए उसकी राह ना देखते हुए हम खुद जाके हमारे जो पावर्स है हमारे पास उसका इस्तेमाल करके कैसे कर सकते उसके ऊपर सोच के मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है। और वही मैंने न्यायालय को बताया कि मेरे सामने दो इश्यूज है, एक तो इनका फंडामेंटल राइट जो हमारी माँ संविधान प्रोटेक्ट करती है आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू शेल्टर, जिस निवास का अधिकार, वो, और दूसरा इन लोगों का जो न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास उड़ रहा है उसको पुनर्स्थापित करना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्याय व्यवस्था के ऊपर का विश्वास भी अगर चला जाएगा तो फिर हम अराजकता के तहत बहुत जल्द गति से चाहेंगे, फिर रास्ते में जिसके हाथ में डंडा उसकी भैंस, यही चलते रहेगा। हमारे माँ बेटी बहनों को दिन दहाड़े हमारे आंख के सामने उठा के लेके जाएंगे प्रस्तापित लोग और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था के तहत, ये व्यवस्था के और अगर हम बढ़े जाएं उससे बचाने के लिए सब चीजें हमने हाथ में लिए हुए, सो दैट हर एक जो ऐसा आदमी पीड़ित है उस सबको एक दिशा मिले, एक मार्ग मिले, उस मार्ग पे चल के संवैधानिक तरीके से वो अपना काम। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, जागरूकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनको, उन 41 इमारत के लोग काफी प्रसन्न हैं इस निर्णय के बाद। हालांकि 6 तारीख को क्या होता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन तब तक उन्हें क्या करना चाहिए, किन की बातों पर गुमराह नहीं होना चाहिए और किस दिशा में ये 3 हफ्तों में क्या संघर्ष करना चाहिए और क्या किस चीज पे धैर्यपूर्वक काम करना चाहिए? देखो, हर जगह पे मैं हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जब जाता हूँ तब मैं यही बात बताता हूँ कि जो धर्म है वो राजनेताओं के हाथ में मत दो कृपा करके। वो आप अपनी तरफ से आप अपने घर पे अपने बस्ती में तुम इकट्ठा होके जो करना है करो, पर राजनेताओं के हाथ में मत दो। आज तुम्हारी जो परिस्थिति है, आज तुम्हारी जो अवस्था है, आज जो अमानवीय तरीके से आपके साथ बर्ताव हो चुका है, उसका एक ही कारण है हमारे सर के ऊपर चढ़ी हुई धर्म की नशा, जिसके वजह से ये सब हुआ। बिकॉज ये धर्म के नशे के चक्कर में हम हमारी माँ को भूल गए। अगर हमारे माँ को हम अच्छी तरह से समझते तो सबसे पहला तो ऐसा किसी एक बच्चे का बाल भी बाका नहीं होता, किसी एक को भी ऐसा घर के बाहर फेंक के निकाल के आपका घर तोड़े, ऐसा एक भी पूरे देश में किधर नहीं होता। वो इसीलिए मैं आप सभी को मेरा यही विनंती है, मेरा यही एक अपेक्षा है कि आप थोड़ा सा ये धर्म के नशे से बाहर आ जाओ और हमारी माँ संविधान हमारे लिए क्या परोस के रखा है वो जरा आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करो। इस व्यवस्था क्या है उसको समझाने की कोशिश करो। एक बार वो व्यवस्था आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे जो आज MLA के लिए MP के लिए जो खून खराबे हो रहे हैं ना, ये जरा भी नहीं होंगे। अच्छे लोग जिनको आपकी सेवा करना है वो ऑटोमेटिक वो विधिमंडल में और संसद में जाएंगे, और ये जो खून खराबे करने वाले लोग जो है ना यहाँ पे वो ऑटोमेटिक ये हमारे व्यवस्था से बाहर चले जाएंगे। वो खुद बोलेंगे हमको ये लश्कर की रोटी सेकने के लिए हमको नहीं जाना है, हमारा कारोबार ठीक है। और जो अच्छे लोग हैं वो ऑटोमेटिकली जाएंगे जिनको आपकी सेवा करना है। तो सबसे पहले धर्म के नशे से आप सब भी बाहर आ जाए, और ये संविधान के तहत आपका ये जो राइट है, आपका जो भी मौलिक राइट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, निवारा है, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला आपका ध्यान पूरा अपने संविधान की तरफ, संविधान क्या बोलता है, अपनी व्यवस्था क्या बोलता है, और हमारे चुने हुए नेताओं के MLA MPs का हमारे प्रति क्या दायित्व है, ये अगर अच्छी बात समझा के लेंगे तो कल जाके आप उनको तुम्हारे घर के किसी के विवाह में, बरसे में या पूजा में, उनको बर्थडे में उनको नहीं बुलाएंगे। आप उनको पूछेंगे भाई शेजार मेरे जो नेबर में है वो बच्चे की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, तो क्या कर रहा है। फिर वो जाके वहाँ पे विधिमंडल में पूछेगा भाई ये बच्चा किस वजह से एजुकेशन नहीं ले रहा है, उसके लिए क्या कर रहा है वो बताओ। इसका ऑपरेशन बीमारी नहीं ठीक हो रही उसके लिए क्या कर रहा है वो बताओ। ऐसे क्वेश्चन करना शुरू जब करोगे, ये लोग 41 इमारत के लोग जाएं यहाँ के जनप्रतिनिधि के पास और बोले कि जो कोर्ट का आदेश आया है तो आप क्या करने वाले हैं करिए, या उन पर दबाव बनाने का प्रयास करें। यहाँ के 2 चीजें
हैं, देखो वो जो समय था वो निकल चुका है। उन लोगों ने कुछ किया नहीं करके हम लोगों ने यह भी उच्च न्यायालय का मार्ग अपनाया है। अगर वो करते तो जाने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले मैं उनको यही बोलता हूं कि वकील ये लास्ट रिसोर्स है, न्यायालय लास्ट रिसोर्स है। सबसे पहले तुम्हारे संवैधानिक जो प्रतिनिधि हैं उनका तुम्हारे प्रति ये दायित्व है, बिकॉज उनको आप सैलरी देते हो, उनको 2-2, 3-3 लाख का महीने का सैलरी है, नौकर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। यही अधिकारी का आपका सुरक्षा करने के लिए वो सब है। वकीलों को तुम ये सब सैलरी वगैरह तो ऐसी शासन से नहीं आती है। आप जो भी हमको देंगे उसमें आपका काम चलता है, नहीं भी देंगे तो एक जिम्मेदार नागरिकत के तरफ या कोई अच्छे लोग आगे आ जाते हैं, भाई उनके लिए कुछ करो, उसमें से हम आगे जाके काम करते हैं। तो वो हिसाब से हम आगे करेंगे। बट हमारे पास आने के पहले तो काम उन्हीं का ही था। बट बहुत ही मेरे को भी आश्चर्य लगा, वो सब एक मैसेज घूम रहा है, ये एमएलए अभी मिनिस्टर से जाके बैठ के काम करने की, इनका पुनर्वास हो। लेकिन वही अगर पुनर्वास करने के बाद डिमोलिशन करने का काम एक्चुअली आपका था, वो करते तो हम भी बहुत खुश होते। यस, इस संविधान के तहत आपके पास जो जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी आपने बहुत अच्छी तरह से निभाई, हम भी आपकी वाहवाह करते, हम भी आपका एक काम आपके पूरे राज्य में, देश में हम फैलाते। लेकिन आप जो मूर्ख बनाने का आज तक काम किया है लोगों को, आज वही काम आज ये निर्देश के बाद मुख्यमंत्री के पास जाके बैठक करने से लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। अब लोगों को क्या दिलासा देंगे? 6 तारीख का इंतजार, या वो जाएं और पूछें कि आप वो राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते एमएलए साहब अब आप क्या बातचीत करके आ रहे हैं, क्या इसके लिए बहस करें, या वो लोग शांत होकर 6 तारीख का इंतजार? 2 चीजें हैं, देखो वो उनका काम करें, हम तो उसमें कई बीच में नहीं आ रहे, और उनको पूरा संवैधानिक अधिकार है हमारे शासन को पूछने का, हमारे शासक को पूछने का, भाई तेरे शासक होते हुए, तू मुख्यमंत्री होते हुए ये लोगों का ऐसा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर रहा है? और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि ऐसी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनका अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो होने दो, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उनको इमीडिएटली कुर्सी खाली करना है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम वो वर्कआउट करके कुछ करेंगे तो डेफिनेटली उनको टाइम दिया जाएगा, लेकिन वो उनके तरफ से उनको जो करना है करेंगे। हम उनका एक दिन के लिए भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो न्यायालय में करना चाहिए वो हम करते रहेंगे। अगर उन्होंने टाइम पे कोई भी उनका एक प्लान नहीं डाला न्यायालय में कि ऐसे ऐसे हम उनको रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, तो फिर हम न्यायालय को प्लान देंगे, जो न्यायालय को शासन को निर्देश देना पड़ेगा। आपके पास कोई प्लान नहीं है, हम ऐसे देखते नहीं रह सकते कि कोई लोग रास्ते पे हैं तो हम आपको ये प्लान दे रहे हैं, जब तक तुम उसके लिए कुछ अच्छा कानून ना बनाए तब तक के प्लान के हिसाब से इनका पुनर्वसन चलेगा। ये जो न्यायालय का अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग हम न्यायालय में करेंगे, और न्यायालय, हमें आशा है कि उसके ऊपर न्यायालय इन सब के चीजों का ध्यान रखते हुए, अपनी भी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इनके प्रति, बिकॉज उनकी भी जिम्मेदारी है, बिकॉज हमारे न्यायालय के न्यायाधीश को सालाना 50,000 केवल स्पेक्ट लेने के लिए अलाउंस मिलता है। अरे, और वो भी अलाउंस इन्हीं लोगों के खून पसीने से आता है। तो इसकी जिम्मेदारी अभी न्यायालय की है कि इनका जो मौलिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार सुरक्षित रखना, उसको प्रोटेक्ट रखना, उसको बनाए रखना, और उसके लिए जो भी करना चाहिए, वो भले कोई कानून इस देश में नहीं है, उसी जिम्मेदारी इस महासंविधान ने उनको दिया है। अगर कोई कानून यहां पे नहीं है तो आप वो कानून बनने तक कानून सरकार को दो, उस हिसाब से वो काम चलेगा, जब तक वो कानून बने। चलिए, तो इस हिसाब से वो काम चलेगा। चलिए, धन्यवाद। ओके, ये थे विजय कुर्ले जी। आक्रामक भूमिका में पूरी तरह उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक निर्णय आने के बाद एक विधायिका जाती है मुख्यमंत्री के पास और बोलती है कि पुनर्वसन करिए। ये बात उन्होंने पहले क्यों नहीं की, जो उनको करना चाहिए था एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते। खैर, जब जागो तभी सवेरा, खैर गई तो, लेकिन फिलहाल कुर्ले साहब ने साफ तौर पे कहा कि 6 तारीख को वो अपने अधिकार और अपने शक्ति का प्रयोग करके संविधान के सामने खड़े होंगे, फिर से उस पीठ के सामने खड़े होंगे और इनके मौलिक अधिकार, यानी 41 इमारत में रहने वाले हजारों लोगों के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि 3 हफ्तों में यहां की राज्य सरकार, महानगर पालिका किस प्रकार का एफिडेविट फाइल करती है और स्थानिक लोगों को किस प्रकार से, यानी जो रहवासी हैं वहां के, उनको किस तरह का न्याय मिलता है, और अधिवक्ता विजय कुर्ले के साथ में और कितनी दुआएं जुड़ती हैं और कितने लोग इनके साथ खड़े होते हैं। ये सारी बातें देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।